हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग फोल्ड और फॉल्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। तो देखिए जॉइंट्स, अब नेक्स्ट जो है हम डिस्कशन करेंगे जॉइंट। जॉइंट कहाँ से ये ऑकर कर रहा है। देखिए जब किसी भी रॉक में फोल्ट या फॉल्ट बन रहा था ड्यू टू एनी रीजन, जैसे कि मान लीजिए कि आप फोल्ड फॉल्ट के लिए आप जो है कॉजेज पढ़ चुके हैं कि कॉजेज ऑफ फोल्ड फॉल्ट में कैसे होता है। कोई भी रॉक है तो उसमें जो है डे बाय डे क्या है, अगर वो हॉट रॉक था यानी इग्नियस रॉक है, ठीक है, तो अब क्या है वो धीरे धीरे कूल होगा। तो कूल होगा तो क्या होगा, श्रिंकेज होगा धीरे धीरे। तो श्रिंकेज होगा, कभी कोई मेजर फॉल्ट हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, चाहे अर्थक्वेक आ गया, चाहे क्रिस्टल मूवमेंट होने के कारण जो है आपका मेजर इम्पैक्ट पड़ा, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी जो है रिलीज हुई, जिससे क्या हुआ, फोल्ड फॉल्ट का जो है ऑकर हुए। तो इसी कारण फोल्ड फॉल्ट के कारण ही जो है साथ ही साथ जॉइंट्स भी डेवलप होते रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पेरेंट रॉक ये है, ठीक है, कोई रॉक है, तो रॉक का फॉर्मेशन अब उसमें क्या है, कहीं भी मान लीजिए कोई डायरेक्टेड प्रेशर पड़ रहा है, चाहे मेजर एनर्जी इस पे इम्पैक्ट कर रही है, चाहे वोल्केनिक इरप्शन, चाहे अर्थक्वेक वगैरह, ठीक है। तो फोल्ड फॉल्ट जैसे अब ये जो है कुछ मान लीजिए कुछ तरह फोल्डिंग हो गई, तो फोल्डिंग होगी तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि जो आपका रॉक है वो जो है स्मूथली जो है आपका बेंड होगा, ऐसा तो होगा नहीं। आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रॉक क्या है, रॉक जो है ब्रिटल नेचर का होता है। रॉक क्या है, ब्रिटल नेचर में होता है। तो उसमें अगर हल्का सा भी डिफॉर्मेशन होगा तो क्रैक्स फॉर्म हो जाएंगे, डिफॉर्मेशन आ जाएगा उसमें। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि कोई भी आपका कंक्रीट का सिस्टम ले लीजिए, तो कंक्रीट में भी आप एनालिसिस करते हैं कि अगर उस पर आप जो है लोड अप्लाई करते हैं तो डिफॉर्मेशन होगा। ओके, मान लीजिए यहाँ पे आप जो है लोड अप्लाई करेंगे तो इसमें डिफॉर्मेशन किस प्रकार होगा, डिफॉर्मेशन इस तरह होगा, यानी इसके टॉप सरफेस पे जो है टेंशन डेवलप होगा और बॉटम पे कंप्रेशन डेवलप होगा। सेम सेम यहाँ पे भी है कि भाई यहाँ पे अगर जो है आप बेंड हो रहा है, कर्वेचर फॉर्म हो रहा है, तो अभी सी बात है यहाँ पे जो है आपका टेंशन क्रिएट होगा। और चूंकि रॉक ब्रिटल नेचर का है तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्रैक जनरेट होंगे, डिफॉर्मेशन होगा। और फॉल्ट तो मेजर एग्जांपल देख ही रहे हैं कि फॉल्ट क्या है, फॉल्ट क्या है, दो भागों में स्प्लिट हो जा रहा है कोई भी सिंगल पेरेंट रॉक। तो अब जॉइंट इसमें कैसे आते हैं, देखिए अभी फिगर के थ्रू आपको समझा देंगे कि जॉइंट्स कैसे डेवलप होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी ये रॉक था, कोई भी मान लीजिए ये रॉक है, अब ये स्प्लिट हो गया, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन में हो, मान लीजिए स्प्लिट हो गया, दो भागों में स्प्लिट हो गया। तो आप ये देख रहे हैं कि ये रॉक क्या है, लंबे समय से है, लगभग हजारों साल से जो रॉक हैं वो एयर के कांटेक्ट में है, वाटर के कांटेक्ट में है, नेचर के कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। तो एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है भाई, रेनफॉल हो रहा है, विंड ब्लो हो रहा है, कभी आपका हीट बढ़ जा रहा है यानी गर्मी कभी पड़ रहा है, कभी ठंडक पड़ रहा है, कभी फॉग पड़ रहा है। तो क्लाइमेट कंडीशन वेरी कर रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये दो भागों में डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो गया, कुछ जो है वो मान लीजिए डेविएट कर गया, अलग हो गए। तो ये रॉक क्या है, लंबे समय से, हजारों साल से हैं, तो इन हजारों साल में कुछ न कुछ जो है डिफॉर्मेशन आएगा, कुछ न कुछ चेंजेस आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप जानते हैं कि रॉक के मिनरल किससे बने हुए हैं, रॉक के मिनरल किस में है, आपके कैल्शियम के पार्टिकल हैं इसमें, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, फिर सिलिका के पार्टिकल हैं, एल्यूमिना के पार्टिकल इसमें हैं। तो यानी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है इन सब में, नहीं भी है तो जो सालों से एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो हजारों साल से जो रॉक है एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में, तो कुछ आपके सीमेंटिंग प्रॉपर्टी वाले जो मटेरियल हैं या मिनरल्स हैं उड़ के आ जाएंगे, मानते कि नहीं, हवा के साथ उड़ के आके डिपॉजिट कर जाएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड के पार्टिकल, एल्यूमिना के पार्टिकल, सिलिका के पार्टिकल, तमाम ऐसे जो भी रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हैं, या फिर पानी के साथ वो आ गए, ट्रांसफॉर्म हो गए, डिपॉजिट कर गए। ठीक है, तो ये सब अगर ये उड़ के आ रहे हैं मिनरल्स, तो ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, ठीक है, या फिर एनी प्रेशर, वो क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, फिर से जो रॉक स्प्लिट हो गए थे, ब्रेक हो गए थे दो भाग में,
वो आपका जो है ज्वाइंट हो जाएंगे इन्हीं रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स के थ्रू। जो भी रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स यानी जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, चाहे आपका पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, चाहे फेरस एटम्स हो गए, जो भी आपके डिपॉजिट कर गए हैं, वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या है उसमें बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक जो है डेवलप करेंगे, और ये रॉक क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो जुड़ जाने वाले प्रोसेस को कह रहे हैं कि इसमें ज्वाइंट्स डेवलप हो गए। ठीक है, तो जॉइंट इन रॉक्स से क्या समझते हैं? दिमाग में आप ये रख के चलिए कि ड्यू टू एनी रीजन फोल्ड फॉल्ट जो हुआ है, एनी रीजन में आप समझ ही रहे होंगे कि श्रिंकेज हो सकता है, चाहे वॉल्केनिक इरप्शन, चाहे अर्थक्वेक, चाहे क्रिस्टल मूवमेंट, जो भी हो रहा है। तो रॉक में क्या हो रहा है, कर्वेचर फॉर्म हो रहा है ना भाई, बेंडिंग हो रहा है, कर्वेचर फॉर्म हो रहा है। तो जब कर्वेचर फॉर्म होगा, जब ऐसे इस प्रकार का बेंडिंग नेचर आएगा ना, तो आप जानते हैं कि रॉक क्या है, रॉक जो है आपका ब्रिटल नेचर जो है का होता है। तो ब्रिटल नेचर होने के कारण क्या है, यहाँ पे आपका जो है आपका क्रैक डेवलप हो सकता है, यानी जो आपके क्रिस्ट हैं या फिर कह लीजिए एंटीक्लिन और सिनक्लिन में। ठीक है, और फॉल्ट के बारे में तो जानते ही हैं कि भाई जब मेजर एनर्जी पड़ेगा, तो फॉल्ट यानी जो आपका कोई भी रॉक है सिंगल लेयर में है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ओके, जब दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, और आप ये भी जानते हैं कि जो रॉक आप अभी देख रहे हैं, जो आप हिमाचल प्रदेश में, असम में, चाहे आप जो है उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, या फिर और भी अदर कंट्रीज में जो भी आप रॉक देख रहे हैं, वो 500 साल 1000 साल नहीं, वो हजारों सालों से हैं, हजारों साल से। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब से वो रॉक क्या है, बने हुए हैं। तो अब इतने लंबे समय से वो रॉक हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ जो है नेचुरल चेंजेस तो होंगे। नेचुरल चेंजेस मीन्स फॉल्ट हो गया, ब्रेक हो गए दो भागों में, ये रॉक ब्रेक हो गया, तो जो रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, पोटेशियम, या फिर जो भी आपके मिनरल्स और भी बच रहे हैं, वो सभी आके क्या करेंगे, या तो हवा के थ्रू आ जाएंगे ट्रांसपोर्ट होके, या तो पानी के थ्रू जो है आके जो है ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ डिपॉजिट करके क्या करेंगे, ये सीमेंटिंग नेचर के हैं, तो उसमें जो है पानी जो है उड़ गया, वेपराइज हो गया, हीट बढ़ गया, केमिकल रिएक्शन और हो गए। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होने के कारण क्या, जॉइंट हो गए। तो ये सिंपल है। जॉइंट कब आएगा, जब फोल्ड फॉल्ट होगा, जब कोई भी डिफॉर्मेशन रॉक में होगा, तभी जो है जॉइंट्स या आपके फोल्ड फॉल्ट जैसे फीचर्स जो है डेवलप होंगे। ओके, तो जॉइंट क्या है, जॉइंट एसोसिएटेड पॉइंट है, किससे, फोल्ट और फॉल्ट से। फोल्ट और फॉल्ट से जो है एसोसिएटेड पॉइंट है, जहां भी फोल्ट फॉल्ट होगा वहां पे जॉइंट वाले टर्म आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि जो ये कर्वेचर बन रहा है इसमें क्रैक्स डेवलप होंगे, क्योंकि रॉक आपका क्या है, ब्रिटल नेचर का है। ओके, चलिए इस स्टेटमेंट को जो है आप पढ़िए, स्टेटमेंट को आप पढ़िए। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, joints are defined as divisional planes or fractures along which there has been no relative displacement. These fractures divided the rocks into part of or blocks. ओके, ध्यान दीजिए, नो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो नो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वाला केस जो है आपका फोल्ड में आएगा। ध्यान दीजिएगा, फॉल्ट के बारे में अगर हम जानेंगे, तो फॉल्ट जो है मेजर डिफॉर्मेशन आता है, माइनर डिफॉर्मेशन से लेके मेजर डिफॉर्मेशन। मतलब ये कोई रॉक अगर फ्रैक्चर हो रहा है, अगर फॉल्ट जनरेट हो रहा है इस प्रकार, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो जो आपका ये पार्ट वन और पार्ट टू आपस में ही रहेंगे सेम डिस्टेंस पे, या बहुत माइन्यूट चेंज होगा। माइन्यूट चेंज भी हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि पार्ट वन आपका ज़्यादा ऊपर चला जाए और पार्ट टू जो है आपका आधा किलोमीटर नीचे चला जाए।
ऐसा भी हो सकता है। तो इस केस में ज्वाइंट तो संभव नहीं है, इस केस में ज्वाइंट नहीं हो पाएगा। ओके, तो जिसमें माइन्यूट डिफॉर्मेशन होता है उसमें जो है ये ज्वाइंट्स डेवलप होंगे। अब ज्वाइंट को समझने के लिए कुछ फिगर भी आप देख लीजिए। देखिए, रॉक में ज्वाइंट कुछ इस तरह का होता है। आप इस फिगर को देखिए, देखिए इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देखिए, ज्वाइंट्स कैसे डेवलप होते हैं। यहाँ देखिए बीच में क्या है, ये सब ज्वाइंट्स हैं। ये इनके बीच में देखिए, ये सब ज्वाइंट्स ही हैं। देखिए ध्यान से देखिए, ये सब ज्वाइंट्स हैं। ज्वाइंट्स को आप अच्छे समझ सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक में। सेडिमेंट्री रॉक में आप देखिए क्या होता है, लेयर बाय लेयर जो डिपोजिशन होता है उसमें इस प्रकार डिपोजिशन होता है ना। तो मान लीजिए ये पहला रॉक डिपॉजिट हुआ किसी एक साल में, देन दूसरा लेयर दूसरे साल में आया, तो उसके बीच में ये क्या है, ये बीच में लेयर बना ना, ये देखिए बीच में लेयर बन रहा है। तो ये लेयर जब डिपॉजिट हुआ तब तो ये ज्वाइंट नहीं हुआ। अब ये जो ज्वाइंट कब होगा, अब इसको जो है 365 दिन का जो टाइम मिलेगा इसको इसको ज्वाइंट होने में। भाई तो डिपॉजिट क्या है, ये सेकंड लेयर डिपॉजिट हुआ है फर्स्ट पे, फर्स्ट के ऊपर जो है सेकंड लेयर डिपॉजिट हुआ है। तो पहले दूसरे दिन तो ये क्या है, ज्वाइंट नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी आपको ट्रांसपोर्टेड मिनरल्स या सॉइल आए हुए हैं उसमें रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मिनरल्स होने, जब इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम अगर इसमें है, या फिर और भी जो भी हम रेस्ट मिनरल हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड हैं, तो ड्यू टू टाइम अब इसमें हीट प्रेशर जो भी है पड़ेगा। ओके, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये इसमें सीमेंटिंग कैपेसिटी आएगी, जॉइंट होने की कैपेसिटी आएगी, केमिकल रिएक्शन होगा ड्यू टू हीट प्रेशर। ठीक है, तो ये इसमें जॉइंट डेवलप हो गया तो ये जुड़ जाएंगे आपस में। नेक्स्ट ये तीसरा लेयर जो थर्ड लेयर है ये भी अगले साल जो आएगा, फिर इसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होगा, हीट प्रेशर जब पड़ेगा तो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी आएगा। तो ये आपस में ये लेयर क्या होते हैं, जुड़ते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। फिर जो है इस लेयर को देखिए, इसको जो है साल दर साल बहुत टाइम मिल रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल 1000 साल, इसको बहुत टाइम मिल रहा है। तो ये क्या है, धीरे धीरे समय के साथ जो है इसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टी क्या है और ग्रो करती जाती है और ज़्यादा ये स्ट्रांग होते जाते हैं। ठीक है, तो जो टॉप लेयर का जो होगा इस पे, तो टॉप लेयर में जो है कम स्ट्रेंथ होगा, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी जो है अभी इसमें ग्रो कर रही है धीरे धीरे, तो ये इजीली स्प्लिट हो सकता है। लेकिन जो बॉटम लेयर पे जो भी लेयर है ये इजीली स्प्लिट नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत टाइम से जो है सीमेंटिंग इसमें हो रहा है, बहुत टाइम से लंबे समय से जो है ये सीमेंटेशन प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये सभी एग्जाम्पल का, आप देखिए ध्यान से, इन्हीं को हम कह रहे हैं ज्वाइंट्स। इनको देखिए आप, ये सभी ज्वाइंट्स हैं, ये सब यहाँ पे देखिए ज्वाइंट्स हैं। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। इसमें क्या है, फर्स्ट स्पेशियल रिलेशनशिप। देखिए, ऑल जॉइंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप, वन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ और अदरवाइज ऑफ सम रेगुलरिटी इन देयर ऑकरेंस। जॉइंट्स में दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो रेगुलर जॉइंट होगा यानी सिस्टमेटिक जॉइंट, या तो वो अनरेगुलर या इरेगुलर जॉइंट होगा यानी नॉन सिस्टमेटिक जॉइंट। ठीक है, तो सिस्टमेटिक जॉइंट के बारे में देखिए, दिस शोज a distinct regularity in their occurrence which can be measured and mapped easily. रेगुलर जॉइंट फिगर के थ्रू समझिए। देखिए सिस्टमेटिक जॉइंट या रेगुलर जॉइंट, आप यहाँ देखिए फिगर फर्स्ट में देखिए, ये वर्टिकल जॉइंट है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या है, इसमें आपको रेगुलरिटी दिख रहा है,
हम एग्जैक्ट रेगुलरिटी की बात नहीं कह रहे हैं, इसमें आप जो है एग्जैक्ट 100% रेगुलर नहीं मिल सकता है, लेकिन क्या है, अगर आप एक बार एक झटके में देखें तो आपको लगेगा कि ये सभी लेयर्स क्या हैं, लगभग डिस्टिंक्ट हैं। माइन्यूट डिफरेंस तो रहेगा इसमें, लेकिन एक झटके में अगर आप देखते हैं तो उसको जो है आपको लगेगा कि हाँ ये लगभग सेम है, ज्वाइंट जो भी इसमें बना हुआ है वो सेम है, सेम थिकनेस के हैं। इसमें देखिए रेगुलर फैशन में बने हुए हैं। अब रेगुलर इसे कैसे कह रहे हैं या सिस्टमेटिक इसे कैसे कह रहे हैं, आप ये देखिए वर्टिकल पाइप की नुमा देखिए, वर्टिकल कॉलम की तरह आपको दिख रहा होगा पूरे सिस्टम में। आप देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके इस पूरे स्ट्रेस, यहाँ से लेके लेफ्ट से लेके राइट तक जाएंगे तो आपको एक वर्टिकल कॉलम की तरह दिखेगा। कहीं भी आपको जो है बीच में ट्रायंगल बना हुआ नहीं दिख रहा है, कहीं भी जो है आपको ट्रेपेजॉइडल बना हुआ शेप नहीं दिख रहा है, चाहे रेक्टेंगल आपको दिख नहीं रहा है, कहीं तो दिख नहीं रहा है, एक वर्टिकल कॉलम की तरह आपको दिखेगा इस तरह। तो इसको हम कहेंगे आपको रेगुलर जॉइंट। इस फिगर को भी आप देख सकते हैं। इसको देखिए आप, यहाँ देखिए ये सिस्टमेटिक जॉइंट है, या देखिए यहाँ पे ये सिस्टमेटिक जॉइंट है। क्यों? क्योंकि लगभग इनकी दूरी माना जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x है। तो यहाँ से इसके फर्दर और आगे जो भी रॉक होगा वो भी लगभग x ही होगा, x डिस्टेंस होगा। यहाँ से यहाँ नीचे आएंगे तो उसमें भी जो रॉक होगा वो भी लगभग x ही होगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम कह रहे हैं रेगुलर जॉइंट। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए नॉन सिस्टमेटिक जॉइंट या अनरेगुलर जॉइंट। देखिए स्टेटमेंट को पढ़िए। एज द नेम इम्प्लाइज दीज जॉइंट डू नॉट possess any regularity in their occurrence and distribution. They appear at the random in the rocks and have incompletely defined surfaces. फिगर के थ्रू समझिए। देखिए आपको जो रॉक हम दिखाए थे, यहाँ पे जो भी आपको प्लेन दिख रहा है ये लगभग रेगुलर है, दिख रहा है। इस सिस्टम को आप कहेंगे सिस्टमेटिक या रेगुलर जॉइंट। यहाँ पे देखिए कुछ भी आपको रेगुलर नहीं दिखेगा, रैंडम जो है इसमें आपको क्रैक दिख रहे हैं, रैंडमली जॉइंट भी है इसमें। ये देखिए नॉन सिस्टमेटिक। रियल एग्जांपल के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। कहीं भी आड़ा तिरछा जो है इसमें आपका जो है दिख रहा है आपको जॉइंट्स, कोई इसमें सर्टेन एंगल पे कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए कोई भी डिस्टिंक्ट इसमें लेयर नहीं फॉर्म हो रहे हैं, कोई भी जिग जैग शेप में लेयर्स मूव कर रहे हैं इसमें, ध्यान से देखिए। यह इरेगुलर या अनरेगुलर। ठीक, आगे मूव करते हैं। अब देखिए जियोमेट्री की बात करते हैं कि जियोमेट्रिकली कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं जॉइंट जो है, जियोमेट्री के तौर पे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो अब देखिए स्टेटमेंट पढ़िए। इन स्ट्राटिफाइड रॉक यानी सेडिमेंट्री रॉक, जॉइंट्स आर जनरली classified on the basis of relationship of their attitude with that of the rocks in which they occur. Three types of recognized on this basis are, फर्स्ट वन देखिए ज्योमेट्री बेसिस पे कैसे डिफाइन किया गया है, स्ट्राइक, ड्रिप एंड लास्ट ऑब्लिक जॉइंट। स्ट्राइक के बारे में आप स्टडी कर चुके हैं, इसके बारे में हम स्टडी किए थे डिप और स्ट्राइक के बारे में, डिप क्या होता है, स्ट्राइक क्या होता है, जो कि रॉक में पाए जाते हैं। तो कोई भी रॉक आप जो मिलता है
मोस्टली आपको रॉक जो है कुछ ना कुछ एंगल पे डेविएट ही मिलेगा, यानी डिप उसमें पाए जाएंगे और स्ट्राइक पाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी रॉक में अगर डिप ऑकर हो रहा है तो डिप अगर हुआ तो साथ ही साथ स्ट्राइक प्लेन भी डेवलप होगा। ठीक है, तो आप स्ट्राइक के बारे में पढ़िए कि स्ट्राइक इन जॉइंट, स्ट्राइक जॉइंट in which the joint sets strike parallel to the strike of the rock। यहाँ देखिए, आप फिगर के थ्रू समझिए पहले। ये देखिए, अब कोई भी रॉक में अगर डिफॉर्मेशन होगा तो वो फोल्ड भी हो सकता है, फॉल्ट भी हो सकता है। फोल्ड फॉल्ट हुआ तो डिप ऑटोमेटिक जो है क्रिएट होगी, डिप अगर बना तो स्ट्राइक प्लेन भी डेवलप होगा। तो ये देखिए, ये आपका जो है डिप जॉइंट है और उसके राइट एंगल जो है आपका स्ट्राइक जॉइंट है। इन प्लेन के जो है इंक्लाइंट जो है आपका ऑब्लिक जॉइंट दिखेगा। ध्यान से इसको देख के समझ सकते हैं आप फिगर के थ्रू। नेक्स्ट आते हैं डिप जॉइंट, देख लीजिए डिप जॉइंट, डिप जॉइंट इन विच द जॉइंट सेट्स स्ट्राइक पैरेलल टू द डिप डायरेक्शन ऑफ द रॉक्स। थर्ड वन, ऑब्लिक जॉइंट्स are those joint where the strike of the joint is at any angle between the dip and the strike of the layer. These are also called diagonal joint when they occur midway between the dip and strike of the layers. तो डिप जॉइंट क्या है? इन विच द जॉइंट सेट स्ट्राइक पैरेलल टू द डिप डायरेक्शन। देखिए ये पैरेलल टू द डिप डायरेक्शन है। ठीक है, ये डिप जॉइंट आपका हो गया, ये स्ट्राइक हो गया आपका यहाँ पे, और इसी के किसी भी एंगल पे डेविएटेड ये एंगल है ऑब्लिक। नेक्स्ट आते हैं जेनेसिस या ओरिजिन। देखिए ओरिजिन की अगर हम बात करें तो टेंशन, शियर और कंप्रेशन ये आपको कह लीजिए कि देखने को इजीली मिल जाएगा, अपीयर कर जाएगा। डिप की बात करें, स्ट्राइक की बात करें, ऑब्लिक की बात करें, तो ये जो है आप डिटेल स्टडी जब करेंगे आपके पास इंस्ट्रूमेंट जो है, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप मेजर करके आपको फाइंड आउट करेंगे। लेकिन टेंशन, शियर, कंप्रेशन ये आपको जो है विजुअल अपीयरेंस से जो है पता चल जाएगा। आप ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, अगर कोई रॉक में फोल्डिंग हुआ, कर्वेचर हुआ इस फॉर्म में, तो आप जानते हैं कि रॉक का नेचर क्या है, वो ब्रिटल होता है। तो जब इस प्रकार का अगर आपको फीचर दिखेगा तो आप सीधे कहेंगे कि भाई यहाँ पे जो आपका टेंशन जॉइंट डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ पे टेंशन क्रैक फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे आपको कंप्रेशन फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ कहीं कंप्रेशन जॉइंट बनेगा। जब फॉल्ट होगा, यानी जब फॉल्ट हुआ तो फॉल्ट प्लेन पे जब माइन्यूट अगर डिफॉर्मेशन है, माइन्यूट डिफॉर्मेशन है, यानी हैंगिंग वॉल और फुट वॉल में थोड़ा सा डिफॉर्म कर गया, हल्का सा वो जो है स्लाइड कर गए हैं, तो उस केस में जो है शियर जॉइंट बनेगा। फिगर पहले आप पहले फिगर देखिए, उसके बाद जो है उसकी स्टेटमेंट को पढ़िए। यहाँ आइए फिगर देखिए आप, फिगर में इस फिगर पे आ जाइए, इस फिगर का एक्चुअल यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए बेंड है, ध्यान से देखिए यहाँ पे बेंड है ना, यहाँ पे बेंड है, और यहाँ पे क्या है, आपको टेंशन क्रैक डेवलप होगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो है टेंशन आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको कंप्रेशन दिखेगा। तो यहाँ पे क्या है, टेंशन क्रैक डेवलप हुआ। तो चूंकि क्रैक जो है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें रॉक फॉर्म में मिनरल्स आके डिपॉजिट करेंगे। अब एनीवे मान लीजिए, अब हवा के थ्रू भी आ सकता है, एयर के थ्रू या तो वाटर के थ्रू आगे डिपॉजिट होगा, जॉइंट बन जाएगा। आइए आते हैं इधर, सेम फिगर यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए शियर जॉइंट आपको फॉर्म हुआ है, यहाँ पे देखिए आपका शियर जॉइंट जो है आपका फॉर्म हो जाएगा। क्या देखिए यहाँ पे
कोई भी डिपॉजिट होने के चांस नहीं है कि यहाँ डिपॉजिट होगा, बस यहाँ पे डिपॉजिट हो सकता है थोड़ा बहुत रॉक फॉर्मेशन मिनरल्स। बाकी अदरवाइज यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी रॉक फॉर्मेशन मिनरल्स आके डिपॉजिट हो पाना संभव तो नहीं दिख रहा है। लेकिन एक टर्म आपको ये भी बोले थे कि जो रॉक हैं, रॉक के अंदर ही क्या पाए जाते हैं आपके रॉक फॉर्मेशन मिनरल्स, यानी कोई भी रॉक बना है उसमें कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, सिलिका होगा, आपका एल्यूमिना होगा, ठीक है, और तमाम जो भी रॉक फॉर्मेशन मिनरल्स है उससे ये आपके रॉक क्या है बने हुए हैं, जाहिर सी बात है। तो ये जब ये रॉक नेचर में लंबे समय से एग्जिस्ट कर रहा है तो नेचर में आपको हीट भी मिलेगा, प्रेशर भी मिलेगा, तमाम जो है क्लाइमेट चेंज होंगे। तो ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ये जो है रॉक फॉर्मेशन मिनरल्स कंटेन करते हैं, तो ये क्या करेंगे, धीरे धीरे ये ज्वाइंट हो जाएंगे, इसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टी आ जाएगा और ये ज्वाइंट हो जाएंगे। तो ये रहा आपका शियर ज्वाइंट। नेक्स्ट है ये कंप्रेशन। तो मोस्ट ऑफ द केस आप कंप्रेशन ही देख रहे हैं कि कंप्रेशन कैसे आ रहा है कि भाई जो वार्म आपका रॉक चाहे हॉट रॉक है वो धीरे धीरे क्या है नेचर के साथ मतलब टाइम के साथ धीरे धीरे क्या है वो ठंडा होता जा रहा है, कूल हो रहा है, कूल होगा तो श्रिंकेज हो रहा है, कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, या फिर आप कह लीजिए कि इसमें आपके कंफाइनिंग प्रेशर लग रहे हैं। तो ड्यू टू दिस रीजन जो आपके कंप्रेशन जो है जॉइंट्स डेवलप होंगे, कंप्रेशन जॉइंट होगा तो इसमें कुछ इस प्रकार के जो है आपके ऑब्लिक जॉइंट फॉर्म होंगे, ऑब्लिक या इंक्लाइंड क्रैक फॉर्म होंगे, जो लंबे समय से रहने के कारण ये धीरे धीरे सीमेंटिंग प्रॉपर्टी इसमें आने लगेगी, तो ये इसमें जॉइंट डेवलप हो जाएंगे। ओके, तो ये रहा आपका कंप्रेशन जॉइंट। स्टेटमेंट को भी आप देख लीजिए, स्टेटमेंट कोई ज़रूरी नहीं है, आप अगर टर्म को समझ रहे हैं तो स्टेटमेंट आप खुद अपने आप से ही लिख सकते हैं उसको, चलिए कोई बात नहीं। टेंशन जॉइंट आर दोज विच हैव डेवलप्ड ड्यू टू द टेंसाइल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉक्स। सेकंड क्या है, शियर जॉइंट, इसमें देख लीजिए, दीज आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड in the vicinity of fault plane and shear zones where the relationship which shearing force is clearly established। compressor joint कब आएगा, rocks may be compressed to crushing and numerous joints may result due to the compression forces in this case in the core region of fold where compressive forces are dominated joints may be related to the compressive force। इन तीनों टर्म को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक जो है पॉइंट क्रिएट हुआ होगा कि टेंशन जॉइंट या टेंशन क्रैक या कंप्रेशन जॉइंट ये कहाँ पे फॉर्म होगा। अगर नहीं हुआ तो हम बता दे रहे हैं, टेंशन और कंप्रेशन जॉइंट जो है आपका फोल्ड के केसेस में जनरेट होंगे जहां पे माइन्यूट क्रैक जनरेट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये चीज आपको पहले भी बता चुके हैं कि फॉल्ट के केस में यानी फोल्ड के केस में क्या है आपको क्रैक जनरेट होंगे टेंशन और कंप्रेशन, तो उसमें जो है टेंशन और कंप्रेशन जॉइंट डेवलप होगा, ठीक है। शियर जॉइंट के बारे में डिस्कस किए थे कि जब फॉल्ट होगा, फॉल्ट वही माइन्यूट फॉल्ट, ये नहीं कि जो है अपर पार्ट जो है आपका 500 मीटर की जो है दूरी डेवलप कर लिया हो फुटबॉल के या लोअर पार्ट के, उस केस में नहीं डेवलप होगा शियर जॉइंट। शियर जॉइंट इस केस में होगा जब इतना जो है हल्का सा स्लाइड करे, प्लेट जो है आपस में फिर भी टच करते रहे, तब जो है जाके शियर जॉइंट बनता है। नेक्स्ट आते हैं कासेस ऑफ जॉइंट। तो कासेस ऑफ जॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इन सब के बारे में डिस्कशन हो चुका है कि भाई कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू ड्यूरिंग फॉर्मेशन, एक्सपेंशन एंड क्रस्टल डिफॉर्मेशन। चलिए देखिए स्टेटमेंट को पढ़िए, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन में, सेडिमेंट्री रॉक which are plastic in nature and rich in moisture undergo some contraction on drying up which might resulted into a regular joint. Similarly, igneous rocks which form by cooling and crystallization from an originally hot and molten material undergo
considerable contraction during the cooling process. Such contraction is the cause of vertical joint in granite. कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट कब आएगा? पहले ही बात किए थे कि रॉक क्या है, प्लास्टिक इन नेचर एंड रिच इन मॉइस्चर अंडरगो सम कॉन्ट्रैक्शन। जब धीरे धीरे ठंडा होगा, यानी अब रॉक क्या है, जब कूल होगा तो उसमें मॉइस्चर आएगा, हीट एनर्जी धीरे धीरे रिलीज कर गई। तो जब हीट एनर्जी धीरे धीरे रिलीज कर गई तो उसमें क्या है, धीरे धीरे मॉइस्चर ही तो आएगा। और रॉक वैसे भी क्या है, आप जो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, फिर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी भी पढ़े हैं, तो उसमें क्या पोरोसिटी के बारे में आप पढ़े हैं कि भाई कुछ अमाउंट में पोरस वो होता है। तो जब जब उसमें पोरस होंगे, वाइड्स होंगे, तो वो क्या करेगा, मॉइस्चर धीरे धीरे उसमें आएंगे, फिल होंगे। तो मॉइस्चर फिल होने के बाद क्या है, ऑन ड्राइंग अप विच माइट रिजल्टेड इनटू इरेगुलर जॉइंट। स्टेटमेंट को पढ़िए, मॉइस्चर आएगा, फिर जो है कभी के जो है हीट बढ़ा, तो हीट होने के बाद मॉइस्चर जो है क्या करेंगे, ड्राई हो जाएगा। ड्राई होगा तो श्रिंकेज डेवलप होगा, श्रिंकेज होगा तो जो भी उसमें कुछ वर्टिकल क्रैक या हॉरिजॉन्टल क्रैक थे, तो उसके जो है लॉन्गिट्यूडनी या लैटरली जो है फिर से क्रैक डेवलप होना स्टार्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक एग्जांपल देखिए, इस तरह कोई ये रॉक का ब्लॉक है, इस प्रकार का जो है इसमें क्रैक ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, क्योंकि रॉक में वॉइड्स भी होते हैं, मॉइस्चर आया, फिर मॉइस्चर ड्राई भी हो गया। इस प्रकार के क्रैक में क्या है, जब ड्राई हुआ तो फिर से जो है श्रिंकेज होगा। तो कभी कभी इस प्रकार इस फॉर्म में जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई क्रैक कुछ इस फॉर्म में हो रहा है, कुछ ऐसे डेवलप हो रहा है, कुछ इरेगुलर शेप में क्रैक जो है फॉर्म हो जाएंगे, डेवलप कर जाएंगे, इस तरह का हो गया। पहले रॉक रेगुलर शेप में था और उसके बाद क्या है, इरेगुलर हो गया, इरेगुलर जो है उसमें जो है जॉइंट्स क्रिएट हो गए। अब रॉक में जो है ऑलरेडी कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिना और पोजोलानिक मटेरियल इसमें पाए जाते हैं। तो जब भी हीट प्रेशर कुछ भी पड़ा, तो ड्यू टू केमिकल चेंजेस, केमिकल फॉर्मेशन के थ्रू क्या है, इसमें जॉइंट्स हो जाएंगे। तो ये हो गया। एक्सपेंशन देखिए, एक्सपेंशन किस किस केस में होगा, यहाँ देखिए एक जो है बड़ा रॉक बनाते हैं, ये बड़ा रॉक हम बना रहे हैं जो लंबे स्ट्रेच में फैला हुआ है। तो ये अगर कोई रॉक आप देखिए बहुत ही लंबे स्ट्रेच में कई किलोमीटर में है, अब ये ठंडा हो रहा है, ठंडा होगा तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि इसमें पूरा का पूरा रॉक जो है श्रिंकेज इसमें एक्ट करेगा, ऐसा तो होगा नहीं, नहीं ना होगा। तो कुछ कुछ पार्ट में देखिए, इस पार्ट को डिवाइड कर लीजिए, इस पार्ट में क्या है, श्रिंकेज जो है होना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए, श्रिंकेज होना स्टार्ट कर रहा है, इन ब्लॉक्स में श्रिंकेज हो रहा है, यहाँ पे भी जो आपको श्रिंकेज हो रहा है, ठीक है। मेजर पार्ट में श्रिंकेज हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पे इन श्रिंकेज की वजह से टेंशन भी हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे दोनों तरफ क्या है, कंप्रेशन लग रहा है। तो बीच में भाई यहाँ पे एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी ये चीज़ हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन होगा कि नहीं, यहाँ पे एक्सपेंशन आपका होगा, इस पॉइंट पे आप पे जो है एक्सपेंशन होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे जो है आपका एक्सपेंशन होगा। तो ड्यू टू एक्सपेंशन, अब स्टेटमेंट को पढ़िए, पहले इसको हम इरेज कर दें। देखिए rocks like other solids expand with rise in temperature and contract on cooling. Such repeated expansion and contraction
give rise to crack and fissures in rock which is called as joint। ठीक है, जो चीज़ आपको बताएं वही चीज़ लिखा है। देखिए, हम जो भी नोट्स इसमें लिए हैं वो सैफुल इस्लाम जी के नोट्स से है, बुक से है। बहुत ही इजी फॉर्मेट में इसमें नोट्स को बनाया गया है, तो इस स्लाइड में हम शेयर कर दिए आपको। कुछ लोगों को पढ़ने में जो है ज़्यादा समझ में आता है तो उनके लिए है, जिनको पढ़ के समझ में आता है वो स्लाइड हमसे आप ले सकते हैं। स्लाइड आपको हम मेल कर देंगे, स्लाइड से आप पढ़ के आप समझ सकते हैं। कोई अदर बुक की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना सही आपका जो है सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज जो हम बोल रहे हैं उसका आप सुन लीजिए, उतना सफिशियंट है। जितना हम बोल रहे हैं उसका आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, दिमाग में एक इमेज क्रिएट करिए, एक एनिमेशन बनाइए, ऑटोमेटिक जो है आपके पास जो है लिखने के लिए मैटर आ जाएगा, आप डेवलप कर लेंगे। ठीक है, चूँकि आप फाइनल ईयर में हैं तो फाइनल ईयर देखिए, ये सब्जेक्ट ही एक्चुअली में फाइनल ईयर की स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो फाइनल ईयर में अगर आप हैं तो आपके अंदर ऑलरेडी ग्रो कर जाएगा कि आप कैसे किस चीज़ को जो है मैटर जो है लिख सकते हैं। चलिए आगे जो है डिस्कस करते हैं क्रस्टल डिस्टरबेंस। क्रस्टल डिस्टरबेंस के कारण भी जो है आपका जॉइंट्स या क्रैक, पहले तो क्रैक ही डेवलप होता है, फिर क्रैक जो है बाद में जॉइंट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। क्रस्टल डिस्टरबेंस देखिए, मेनी जॉइंट्स टाइप्स स्पेशली दोज एसोसिएटेड विथ फोल्डेड और faulted rocks are clearly related to the processes of crustal disturbance that are responsible for building of mountain and continent। तो जो भी आप देखते हैं, जैसे कॉन्टिनेंटल की बात करें या अर्थ क्रस्ट की बात करें, तो इस पृथ्वी पे जो भी आपको जो भी कंट्री दिख रहे हैं, सभी महाद्वीप हैं, तो वो अर्थ क्रस्ट पे ही बने हुए हैं। तो इनमें भी क्या है, धीरे धीरे ये मूव कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें, जो आपका इंडिया है और वो चाइना वाला जो प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट है, तो वो उससे जो है टकराने के बाद जो है हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। आप ये पढ़े होंगे, सुने होंगे। तो वैज्ञानिकों का दावा ये है कि हर साल जो है 4 mm क्या है आपका, वो राइज कर रहा है। ठीक है, ये क्रिस्टल अभी जो है मूव कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इनके मूवमेंट से क्या है कि वो 4-4 mm के साइज में कह लीजिए कि वो मूव कर रहा है क्रस्ट जो है। और ये भी वैज्ञानिकों का दावा है कि हिमालय पर्वत क्या है, वो भी जो है कुछ में जो है वो भी ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है हाइट में। ठीक है, चलिए, तो आप ये मानते हैं कि नहीं, जब क्रस्टल डिस्टरबेंस होगा, देखिए जब क्रस्टल डिस्टरबेंस होता है तो बहुत ही माइन्यूट अगर डिस्टरबेंस हो रहा है तो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में आप अर्थक्वेक आएगा, उससे उतना खासा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्रस्टल डिस्टरबेंस से जो है आपका 7 के अबव इंटेंसिटी का जो है आपका अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो जब इतने हाई एनर्जी में अर्थक्वेक जो है रिलीज होगा तो फोल्ड फॉल्ट जनरेट होंगे, फोल्ड फॉल्ट होगा तो क्रैक्स जनरेट होगा, क्रैक्स जनरेट होगा तो जॉइंट भी जनरेट होंगे, क्रैक्स जो आगे चल के जॉइंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, आपके नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, अनकन्फॉर्मिटी। अनकन्फॉर्मिटी देखिए, ध्यान से देखिए, अनकन्फॉर्मिटी को क्या कह सकते हैं। अब तक जो भी आप पढ़ के आए हैं, चाहे वो फोल्ट हो जाए, फॉल्ट हो जाए, चाहे लैमिनेशन की बात करें, चाहे आप स्ट्रैटिफिकेशन, डीप स्ट्राइक, या जो भी आप तमाम रॉक्स के बारे में पढ़ के आए हैं, फिर मिनरल्स पढ़ के आए हैं, तो आप देख रहे हैं कि एक समय के बाद, नेचर में एक समय के बाद कभी वो रेगुलर था, फिर बाद में इरेगुलर हो गया वो। ठीक है, यानी उसमें कुछ चेंजेस आ गए, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस हो गया। जो रॉक एक समय हॉरिजॉन्टल था, कुछ सालों बाद वो इंक्लाइंड हो गया। ठीक है,
एक रॉक था, कोई रॉक था जिसमें जो है उसका थिकनेस कुछ मिनिमम था, कुछ सालों बाद वो ज़्यादा थिक हो गया, थिन से थिक हो गया, तो क्या है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस होना मतलब अनकन्फॉर्मिटी, जो भी उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, जो उस रॉक डिपॉजिट किया है उसमें जो भी समय के साथ डिफॉर्मेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, फोल्ड फॉल जनरेट हो रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं अनकन्फॉर्मिटी। अब अनकन्फॉर्मिटी को भी देखने, देखिए इसको समझिए, फिगर के थ्रू समझिए। देखिए अनकन्फॉर्मिटी एक्चुअली में क्या, ये लेमिनेशन हो रहा है ना भाई, देखिए क्या लेमिनेशन है, सेडिमेंट्री रॉक है। ध्यान से देखिए, इस फिगर को समझिए। इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये आपको लेमिनेशन है। ध्यान से देखिए, लेमिनेशन है। फिर कुछ ऐसा हुआ कि भाई ये इसका जो लेमिनेशन प्रोसेस है ये कुछ जो है इंक्लाइंड हो गया, अब अदर वे में चल रहा है। तो इस डिस्टरबेंस को यहाँ पे दिख रहा नहीं है, इसी को कह रहे हैं हम अनकन्फॉर्मिटी, यानी चेंज इन फैशन। पहले डिपॉजिट कुछ अलग वे में हो रहा था, अब ये डिपोजिशन कुछ अलग वे में होने लगा है, तो इसी को कहते हैं अनकन्फॉर्मिटी। ये भी आप जानते हैं कि रॉक में अगर माइन्यूट जो है डिस्टरबेंस हुआ तो अलग अलग टर्म बन जाते हैं, अलग अलग पार्ट्स बन जाते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप फोल्ड फॉल्ट में देखें कि माइन्यूट डिस्टरबेंस होने से आपका 13 प्रकार के फोल्ड के क्लासिफिकेशन हो गए, 10 टाइप्स के आपके क्लासिफिकेशन हो गए फॉल्ट में, उसी प्रकार इसमें भी होगा। ठीक है, आइए देखिए, एन अनकन्फॉर्मिटी इज डिफाइंड एज ए सरफेस ऑफ इरोजन और non deposition occurring within in a sequence of rocks. It indicates a gap or an interval of time in the geological history of the area during which the normal process of deposition was interrupted. ठीक है, ये रॉक था, ये रॉक यहाँ तक डिपॉजिट हुआ। अब कुछ ऐसा हुआ, जैसे रॉक हॉरिजॉन्टल रहा होगा, हॉरिजॉन्टल रहा होगा तो कुछ ऐसा हुआ कि ये रॉक यहाँ पे जो है, कह लीजिए कि डिप ये स्लाइड कर गया नीचे की तरफ, ये झुक गया, कुछ हुआ होगा, कुछ क्रिस्टल डिस्टरबेंस अर्थक्वेक आया होगा, जिससे क्या हुआ, या फिर यहाँ की जो सॉइल है, सॉइल डिस्प्लेस कर गया होगा। तो ये रॉक क्या है, ये रॉक जो है आपका ऐसे था, तो इस साइड में हो गया, स्लाइड हो गया। फिर जब जो डिपोजिशन का प्रोसेस, यानी अब देखिए ये लेमिनेशन कैसे हो रहा है, जब लेमिनेशन के लिए हम बात किए थे कि साल दर साल या डे बाय डे या मंथ बाय मंथ जो भी आपके जो इरोडेड मटेरियल हैं वो पानी के साथ चाहे हवा के साथ आ रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, फिर ये लेयर बाय लेयर फॉर्म करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए यही है, इसी कारण जो है अनकन्फॉर्मिटी हो गया। तो ये वाला रॉक कभी हॉरिजॉन्टल था, अब ड्यू टू एनी डिस्टरबेंस अब ये थोड़ा ये नीचे जो है चला गया, नीचे दब गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अनकन्फॉर्मिटी। क्लासिफिकेशन देख लीजिए, फर्स्ट क्या है आपका, एंगुलर, एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी। तो ये वाला देखिए, ये आपका एंगुलर में क्लासिफिकेशन में आ जाएगा, ये पूरा फिगर देखिए एंगुलर में आ गया। फिर भी स्टेटमेंट देख लीजिए, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय different inclinations and structures features above and below the surface of unconformity. The sequence below the unconformity may be steeply inclined, folded and faulted. This represent the older formation. The sequence above the surface of unconformity represent the younger formation, and
मे बी आइदर हॉरिजेंटली और जेंटली इंक्लाइंड। ठीक है, तो आगे डिस्कशन करते हैं, फिगर के थ्रू समझिए इसको। चलिए फिगर के थ्रू समझिए, ये एंगुलर हो गया आपका। नेक्स्ट डिसकन्फर्मिटी, थर्ड वन नॉन कन्फर्मिटी, फोर्थ आपका लोकल, एंड फिफ्थ रीजनल इनकन्फर्मिटी। तो पहले आप फिगर देख लीजिए। डिसकन्फर्मिटी का फिगर कुछ तरह बनता है, एंगुलर अनकन्फर्मिटी एंड नॉन कन्फर्मिटी। ठीक है, डिसकन्फर्मिटी देखिए, कोई भी रॉक है, अब उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो गया, कुछ पॉइंट पे चेंजेस हो गया, ये डिसकन्फर्मिटी। अब लेयर इंक्लाइंड है, देखिए यहाँ पे एंगुलर है, इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट आइए नॉन कन्फर्मिटी में। नॉन कन्फर्मिटी में देखिए मेजर चेंजेस है यहाँ, देखिए इतना पार्ट पूरा का पूरा, देखिए पूरा का पूरा पार्ट क्या है, ये गायब हो चुका है, पूरा चेंज हो चुका है, कहीं भी रेगुलरिटी आपको दिख नहीं रहा है, तो ये अनकन्फर्मिटी। अब लोकल और रीजनल भी जान लीजिए इसी में, लोकल अनकन्फर्मिटी किसे कहेंगे और रीजनल कब किसे कहेंगे। तो देखिए डिसकन्फर्मिटी में आइए, डिसकन्फर्मिटी के फिगर में आइए, आप देखिए कि बस बहुत ही माइनर पॉइंट पे जो है आपका डिसकन्फर्मिटी हुआ है। ठीक है, यानी लोकल बहुत ही कम एरिया में जो है ये आपका डिफॉर्मेशन हुआ है, चेंज हुआ है, तो इसको लोकल कह सकते हैं, लार्ज एरिया में नहीं है। नॉन कन्फर्मिटी में देखिए इसको रीजनल कहेंगे, बहुत लंबे दूरी तक जो है, लंबे डिस्टेंस तक जो है ये आपका अनकन्फर्मिटी देखने को मिल रहा है, तो इसको रीजनल कहेंगे। और अच्छे से जानने के लिए स्टेटमेंट को पढ़िए, स्टेटमेंट क्या कह रहा है। इट इज एन टर्म यूज्ड फॉर एन अनकन्फर्मिटी when the upper as well as the lower series of bits are practically parallel but the junction between the two series in an uneven। देखिए ये सीरीज आपको दिख रहा होगा, इन सीरीज को आप देखिए, ये आपको पैरेलल दिख रहे हैं, लेकिन इस सीरीज को देखिए यहाँ पे कोई पैरेलल नहीं, यहाँ पे जो है आपको डिसकन्फर्मिटी आपको देखने को मिलेगा, लेयर आपस में पैरेलल नहीं है। बाकी अदर आप देख लीजिए, अदर में लेमिनेशन सिस्टम क्या है, लेमिनेशन बहुत सही से हुआ है, बाकी यहाँ पे ठीक से नहीं हो पाया। नॉन कन्फर्मिटी में देखिए it is a term used for an unconformity when the upper series of bed lies over the eroded surface or tilted or folded state of non-stratified rocks। यहाँ देखिए बहुत ही इरेगुलर वे में जो है यहाँ पे डिपोजिशन हुआ है, कहीं भी आपको कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस कह लीजिए, रेगुलर जो है आपका डिपोजिशन नहीं हुआ है यहाँ पे लेयर का, उसके बाद से जो है रेगुलर आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट लेयर से, यह नॉन कन्फर्मिटी। लोकल का स्टेटमेंट देख लीजिए और रीजनल का देख लीजिए, तो लोकल और रीजनल जो है इन्हीं रॉक्स में ही डिफाइन कर दिए जाते हैं। ठीक है, ओके आगे देखिए लोकल अनकन्फर्मिटी, व्हेन एन अनकन्फर्मिटी इज traceable only in a small area in few rock formations of a given area, it is termed as term as local unconformity। देखिए यहाँ पे बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आपको डिफॉर्मेशन दिख रहा है, तो इसको लोकल कह देंगे। रीजनल को देखिए when an unconformity is traceable over a large area extending for hundreds of kilometers, it is conveniently called as regional unconformity। यहाँ देखिए लार्ज एरिया में डिफॉर्मेशन है, तो इसको हम कह रहे हैं रीजनल अनकन्फर्मिटी।
नेक्स्ट है ये काजेज ऑफ अनकन्फॉर्मिटी। काजेज में आपको डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या इसमें हो सकता है। एंड अनकन्फॉर्मिटी इज, फिर भी आप देख लीजिए स्टेटमेंट, आप पढ़ना चाहे तो पढ़िए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट जो है आपको हम बोल चुके हैं, ठीक है। इसको फिगर के थ्रू पहले समझिए। जैसे आप जानते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक का में क्या होता है, पहले जो है इरोजन होता है, फिर डिपोजिशन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आइए, मान लीजिए यहाँ पे अब डिपोजिशन स्टार्ट हो गया है। पहले कुछ साल में रॉक इस प्रकार का था, फिर ड्यू टू एनी रीजन उसमें फोल्ड फॉल्ट कुछ भी हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखिए अपलिफ्ट एंड टिल्टिंग हो गया ये। फिर देखिए जो सेडिमेंट्री रॉक है जो डिपॉजिट कर रहा है उसका भी इरोजन होता है, इस बात को मानते हैं कि नहीं? मानिए, ठीक है। अगर उसका भी एलिवेशन हाई हो गया है, जो सेडिमेंट्री रॉक डिपॉजिट कर रहा है, एक समय बाद क्या होगा, वो भी अदर के कंपैरिजन में उसका एलिवेशन हाई हो जाएगा। तो उसमें भी क्या है, जब इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, हाई इंटेंसिटी की रेनफॉल होगी, इम्पैक्ट पड़ेगा तो ड्यू टू सियरिंग एक्शन वो क्या है, वो भी टुकड़ों में जो ब्रेक होंगे, फिर उसका भी जो है आपका ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहाँ देखिए इसका भी तो इरोजन हुआ, इरोजन होके फिर से उसी जगह कुछ अदर टाइप के डिपोजिशन हुए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अलग वे में कुछ डिपोजिशन हुआ, फिर यहाँ देखिए अपलिफ्ट हुआ, ठीक है। तो अब एक्चुअल में कुछ इस प्रकार का जो है रॉक आपको दिखेगा, ठीक है, इस प्रकार का जो है आपको दिखेगा। तो ये रहा आपका काजेस, काजेस ऑफ अनकन्फॉर्मिटी। फिर भी आप पढ़ सकते हैं, देख लीजिए। एंड अनकन्फॉर्मिटी इज डेवलप्ड ड्यू टू चेंज इन द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। चेंज इन प्रोसेस, शुरू से बात कर रहे हैं। इफ द प्रोसेस प्रोसीड uninterrupted for considerable time, layer after layer will be deposited one above another. This will be normally result in a sequence of rock in which the oldest beds are those that occupy a position that at the base of the sequence, and every upper layer will be younger in geological age in ascending order, the youngest being at the top. Such a sequence, uninterrupted in its deposition, is known as conformable. Suppose that in another case the process of deposition is interrupted at the certain stage and the rock already deposited are uplifted and exposed to the condition of erosion whereby a few of the top layer are eroded. This is followed again by a phase of subsidence and deposition during which still new beds are deposited over the eroded surface. The sequence of rocks so form is not comfortable. It has a break in the form of a surface which demarcated a gap in succession, indicating layers that were eroded from in between before the deposition of new layer above the surface. The lower layers might have even suffered tectonic deformation as evidenced by their folding and faulting, the surface indicating break in a normal order of succession is the surface of unconformity. तो इतना सारा जो मैटर है पढ़ने की जरूरत नहीं है, कासेस आपको समझ में आ गया कि क्यों हो रहा है। आप एक बार समझ लीजिए, उसको लिखिए, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लीव इट, ओके। ये आपको समझ में आ गया होगा। जियोलॉजी में आप जो है अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो विदाउट फिगर आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो जियोलॉजी में मस्ट क्या है, फिगर।
कोई भी टर्म आप डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आपको फिगर ऐड करना पड़ेगा। बिना फिगर आप जियोलॉजी को समझा नहीं पाएंगे, समझ तो पहले पाएंगे नहीं, ठीक है, तो बिना फिगर आप समझा भी नहीं पाएंगे। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो अगर आप सेमेस्टर पेपर दे रहे हैं तो आप हर एक टर्म में फिगर जरूर जो है ऐड करिए, क्योंकि फोल्ड फॉल्ट की बात करें, चाहे अनकन्फॉर्मिटी की बात करें, चाहे ज्वाइंट की बात करें, ये सभी आपके क्या है, फिगर बेस हैं। बिना फिगर आप इनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। खैर कोई बात नहीं। लास्ट आपका पॉइंट जो है इसको देखिए, बिहेवियर और रॉक मासेस, इसको डिस्कस कर लेते हैं। बिहेवियर क्या हो सकता है? रॉक्स फॉर्म विद इन और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आर सब्जेक्टेड टू ए नंबर ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेज ड्यूरिंग एंड आफ्टर देयर फॉर्मेशन। ये तो शुरू से बात हो रही है, जब से हम लोग फॉर्मेशन ऑफ रॉक पढ़ रहे हैं तभी से डिस्कस हो रहा है। दिस इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस with the rocks is responsible for a variety of character developed in the rocks. Variety of character developed in the rocks क्यों हो रहा है? नेचर के साथ साथ क्या है, जो प्रॉपर्टी पहले था वो धीरे धीरे चेंज कर रहा है, उसका कैरेक्टर चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे इग्नियस रॉक है, चाहे सेडिमेंट्री रॉक है, तो जब उस पर हीट प्रेशर पड़ा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो गया, कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया। इग्नियस का कैरेक्टरिस्टिक कुछ और था, सेडिमेंट्री का कुछ और था, अब मेटामॉर्फिक में उसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया। जो भी आप उसके फिजिकल या इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के बारे में चेक करेंगे, सब डिफर हो जाएंगे। नेक्स्ट, द प्रेजेंट शेप एंड डिपोजिशन ऑफ रॉक मासेस इज लार्जली ड्यू टू दीज फोर्सेस सिमिलर टू द साइज, शेप एंड स्पेशली द अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट यूनिट इन मेनी कैटेगरीज of the rocks are all attributed to various forces that might have acted on these rocks during after their formation. It is the matter of common conservation of that rocks exhibit everywhere diverse type of character, features and deposition. इनके बारे में पूरा डिस्कशन हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका, इतना पॉइंट हम लोग कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में जो भी आपको प्रॉब्लम हो, इवन हमको नहीं लगता कि प्रॉब्लम होना चाहिए, हम जो भी प्रीवियस वीडियो बनाए हैं सबको इस तरह बनाए हैं कि आप जो है एक बार वीडियो को देखें, ठीक है, बिना ऑडियो के भी आप चाहें तो जो है अच्छे समझ सकते हैं। इस तरह ये बना हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए, इस प्रकार हमने इसको बनाया है। हर चीज़ को जो है, हर पॉइंट को जो है डीपली हम लोग डिस्कस किए हैं। फिर भी अगर कोई कमेंट्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या फिर पर्सनली आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। ओके, थैंक यू।